नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके सामने हाजिर हूँ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में कुछ विषयों की चर्चा करना ये मेरा स्वभाव है, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों के जो फीडबैक आते हैं वो फीडबैक को रिस्पॉन्ड करना वो भी मुझे अच्छा लगता है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में काम करते हैं या आपके दोस्त हैं या अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। पिछले 3 संडे हमने सतीश मराठी जी को सुना, जो रिज़र्व बैंक के डायरेक्टर हैं। उनके विचार और उनकी जो विज़न है उसके बारे में मुझे खुद पर्सनली उनसे बहुत बातें करने का मौका मिला और वो सभी की सभी बातें मैंने 3 संडे आपके सामने रखी। पिछले संडे का वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो आप समझ के अगर उसके ऊपर अमल करते हैं, इफ़ यू इम्प्लीमेंट दो स्ट्रैटेजीज़ एज अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर, यू आर गोइंग टू बी ग्रेटली बेनिफिटेड। Coming back to today's subject, you all know that since 2001 onwards we are well versed with the concept of NPA, and last year when the Banking Regulation Act was amended, almost all cooperative banks were brought on par with commercial bank. This was at least an understanding in the industry. जो भी गाइडलाइंस कमर्शियल बैंकों को है वो हमें अप्लाई होगी। और इसी तरह से रिज़र्व बैंक ने भी जो सर्कुलर जारी करना चालू किए, उसमें जैसे मैंने एक वीडियो वो ARC के बारे में किया था। मैंने ये कहा था कि ये पूरा सर्कुलर खिचड़ी हो गया है। क्यों खिचड़ी हो गया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को तो कमर्शियल बैंकों के साथ लाके तो रख दिया, लेकिन फिर भी सेगमेंटेड गाइडलाइंस अगर निकालना है तो रिज़र्व बैंक ये कॉम्पोजिट सर्कुलर निकालने पे क्यों तुली हुई है ये पता नहीं चलता। वी डू नॉट नो वाई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेल बेंट ऑन गिविंग अ कॉम्पोजिट डायरेक्शन, एंड देन while doing this there are some errors which are creeping in. What are those errors? That I'll share with you. But before that, this 1st November circular on IRAC, जिसको IRAC P कहा जाना चाहिए, IRACP कहा जाना चाहिए, इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। तो ये P जो शब्द अभी जुड़ा है, जो पिछले कई सालों से जुड़ा नहीं गया था, उसकी वजह भी ये है कि हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर्स वी हैव कम ऑन पार विथ वर्चुअली ऑल कमर्शियल बैंक्स। डिस्पाइट दिस पर्टिकुलर सर्कुलर is not absolutely on par with commercial banks. उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन सबसे शुरुआत में इस सर्कुलर को अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंटली, या जिसको हम कहते हैं कि तटस्थता की दृष्टि से अगर हम इस सर्कुलर को देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि कुछ रेफरेंसेस इस 1 नवंबर का सर्कुलर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अप्लाई होता है, और उसके बाद में 12 नवंबर का जो क्लैरिफिकेशन रिजर्व बैंक ने इशू किया है, वो सभी कमर्शियल और प्राइवेट सेक्टर और RRBs और DCCB सबके लिए इशू किया है, जो हमें भी लागू होता है। कमर्शियल बैंकों को यही IRACP, इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ये सर्कुलर 1 अक्टूबर को इशू किया। इसका मतलब ये है कि पिछले 2 महीने में 2 मास्टर्स इशू किए गए, एक कमर्शियल बैंकों को और एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को। लेकिन 12 नवंबर का जो क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट द क्लैरिटी दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी इट इज ट्राइंग टू बिल्ड। फैंटास्टिक, इट्स अ वेलकम स्टेप। बट देन व्हाट हैज़ हैपेंड, ये 12 नवंबर का जो सर्कुलर है उसमें कुछ रेफरेंसेस है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लागू नहीं होते। जैसे कि ये पूरा क्लैरिफिकेशन का सर्कुलर तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लागू हो गया, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ कमर्शियल बैंक को है उसका रेफरेंस का क्लू दे के यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे लगता है कि रिज़र्व बैंक के किसी बंदे को ये ध्यान में आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। अब ये जो 1 नवंबर का सर्कुलर आया हुआ है, जिसे मैं खुद मानता हूँ कि इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, वो प्रॉवर्ब ये है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। मैं थोड़ा पे कागज़ रेफ़र करूँगा क्योंकि सर्कुलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे रेफ़र करना ज़रूरी पड़ेगा ताकि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो इस वीडियो के
साथ में जो डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ उसमें मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आपको पूछ सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि जितना हम आपस में बातचीत करेंगे, जितना नॉलेज शेयर करेंगे, उतना हम सभी के लिए अच्छा होगा और सेक्टर के भलाई में होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो पहले में 1 नवंबर का जो सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर जो आया हुआ है, उसमें क्या बदलाव आए हुए हैं मोटा मोटी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि एनपीए के कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं आया है। तो कंसेप्ट तो वही है, लेकिन देयर आर ट्विकिंग हियर एंड देयर टू ब्रिंग इट, टेक इट ऑन अ मोर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। 12 नवंबर का जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर जो भी हमारे पिछले 20 सालों से जो FAQs मास्टर में आ रहे थे, वो FAQs के अलावा है। वो क्लैरिफिकेशन लाने की ज़रूरत रिजर्व बैंक को क्यों पड़ी? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत से बैंक्स और बहुत से स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कुछ प्रोविजंस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। तो वो रिजर्व बैंक नहीं चाहती थी कि हम जो सर्कुलर है और उसमें जो टेक्स्ट है उसका कोई डिफरेंस व्यू या डिफरेंट व्यू लेके कुछ अलग अलग चीज़ें ना करें। इसलिए वो क्लैरिफिकेशन का जो सर्कुलर आया है वो भी बहुत बढ़िया है। वो बढ़िया इसलिए है कि उसमें कम से कम 70-80% क्लैरिटी जो ओरिजिनल सर्कुलर्स में है, कमर्शियल बैंक के लिए भी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी, वो उसमें आ गई है। तो टू स्टार्ट विथ I'll talk about what this new master on 1st of November which the Reserve Bank of India is issued for urban cooperative banks is all about. Having said that, let me tell you, after the amendment of BR Act, the Reserve Bank of India is still not treating the urban cooperative bank on par with commercial banks. In view of the Reserve Bank of India Act and the amendments in the section 56 of the BR Act, that is not yet sunk in. वो जो जिसको हम कहते हैं नहीं कि वो अभी तक उनके दिल में अभी भी रिजर्व बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अलग तरीके से ट्रीट कर रही है। हालांकि ये हर चीज़ में नहीं होता है, दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन ऑल द केसेस। देयर आर कपल ऑफ सर्कुलर्स where and there they are treating all the regulated entities together, but then sometimes they are not. For example, अगर IRAC norms भी commonly सभी entities को होता था, जैसे कि वो 24 सितंबर का सर्कुलर था ARC का, सेल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लोन एक्सपोजर का जो सर्कुलर था, वो सभी के लिए उन्होंने जारी किया था। उसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि वो सर्कुलर पूरा खिचड़ी हो गया। And then urban cooperative banks already have an issue of understanding what the RBI is saying, so everybody started interpreting it differently, and therefore probably they have issued 2 master circulars, one for commercial bank. For commercial bank they issued on 1st of October, and for urban cooperative banks they issued on 1st of November, and on 12th of November they issued clarification which is for all. Coming back to our master circular on IRAC, let me tell you there is not a major change in the basic NPA guidelines which are existing, लेकिन कुछ मोटे मोटे बदलाव है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 2015 का जो मास्टर है और ये जो मास्टर आया है उसमें बड़े बदलाव क्या हुए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। Of course, in between, during the past 6 or 7 years, Reserve Bank of India has clarified several things. It is just import of those individual instructions into this master. So it is not new, it is nothing new. But then this master is just a consolidation of all the instructions from 15 to 2021, 30th September 2021. जो भी बीच बीच में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे एनपीए के बारे में वो आए हैं, और उसमें क्या बदलाव हुआ है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसमें अगर एरर कर बैठते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट व्यू इट लाइटली, दे विल टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। इसलिए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे बड़ा बदलाव इस बार के मास्टर में जो आया है वो ये है कि पास ड्यू कंसेप्ट डिलीट हो गया है। उसको एक कुछ साल पहले रिजर्व बैंक ने कंसेप्ट निकाल लिया था तो वो डिलीट हो गया है। दूसरा एक कंसेप्ट उन्होंने डिलीट किया है जो ऐसे प्लेन रीडिंग में समझ में नहीं आता है, वो ये है कि पिछले मास्टर में एक इंस्ट्रक्शन थी कि अगर किसी एनपीए अकाउंट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है बिटवीन द ऑडिटर एंड द बैंक, then a period of 1 month was prescribed, where within 1 month the difference of opinion has to be settled, and there was a process which was described. You should have a high level committee which will take a final call on that NPA. ये जो settlement of doubt within 1 month का जो clause था
पुराने मास्टर में वो डिलीट हो गया है। अभी ये क्यों डिलीट हो गया ये जानने की ज़रूरत है। आप जानते होंगे कि आपको अभी सिस्टम बेस्ड एनपीए करना है, देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। नाउ सिंस देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन, इसका मतलब ये है कि आपको डेली एनपीए ऑन सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। इसका दूसरा मतलब ये है जो 12 नवंबर के सर्कुलर में ज़्यादा उभर कर आता है वो ये है कि भाई आपका हर दिन 31 मार्च हो गया है। योर एवरी डे इज़ नाउ अ डे एंड फॉर द बैंक। आप तो जानते होंगे कि 2013 को रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को बताया था कि आपको सीबीएस पूरा करना है। उसकी वजह आज हमें समझ में आ रही है। वो क्यों चाह रहे हैं कि आप सीबीएस पूरा करो? क्योंकि आप सिस्टम बेस्ड एनपीए चलाना, आइडेंटिफाई करना चालू कर दो। इसके लिए उन्होंने सिस्टम बेस्ड एनपीए लाया है। इसका मतलब ये है, व्हाट दिस मीन्स इज दिस, दैट every day end is now has to be treated like a March day end. So ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और एक उन्होंने जो क्लॉज इस नए मास्टर में डिलीट किया है वो है कि आप जानते होंगे 2011 से हम लोग कभी इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो है वो मंथली चार्ज करते हैं। वी डू इट एवरी मंथ, एंड व्हेन वी डू इट एवरी मंथ, एक पुरानी गाइडलाइंस थी कि अगर आप इंटरेस्ट हर मंथ लगाते हो, अगर उसमें कंपाउंडिंग होता है तो वो आपको देखना है कि मिनिमम लेंडिंग रेट के ऊपर ना जाए। ये जो पुराने 2015 के सर्कुलर में क्लॉज था वो निकल गया है। क्यों निकल गया है? क्योंकि मिनिमम लेंडिंग रेट के बारे में रिजर्व बैंक भूल चुकी है कि इस तरह का कोई कंसेप्ट हम लोग बैंकों को बोलते थे, और इसलिए इन्होंने हमारे जो 1 नवंबर का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जो गाइडलाइंस आया है उसमें से ये क्लॉज उन्होंने डिलीट कर दिया है। ऐड किया क्या है, जो क्रिल का रिपोर्टिंग है 5 करोड़ के ऊपर का, उसकी गाइडलाइंस उन्होंने इसमें ऐड कर दी है। दूसरी एक गाइडलाइन जो है वो जो डिलीट हो गई है वो ये है कि 2.2.7.25 जो पुराने सर्कुलर में स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट फॉर रियल एस्टेट एंड हाउसिंग लोन का जो था वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। रीस्ट्रक्चरिंग इंसेंटिव देने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन अकाउंट को इंसेंटिव देने के लिए उन्होंने उसका जो पुराना पीरियड था 120 दिन का वो 90 दिन तक ला के रख दिया है, वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। और गाइडलाइंस ऑन क्लासिफिकेशन में आप अगर कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के ऊपर डिपेंड होकर कुछ गाइडलाइंस पकड़ते हो तो वो जो क्लॉज था वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। आपको वो ध्यान में रखना है। सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग स्टैंडर्ड एसेट के लिए प्रोविजंस करते थे, और स्टैंडर्ड एसेट्स का जो भी 0.40% ऑफ योर स्टैंडर्ड एसेट यू हैव टू कैरी अ प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट विच इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ computing your net NPAs. That is a standalone provision, probably to be used only at the time of liquidation of the bank. So you have to carry that provision. Standard asset पे जो आपको provision करनी है वो आपको continuously carry करनी है। लेकिन उसमें एक जो बदलाव मुझे लगता है वो ये आया है, अगर standard asset में आपके पास surplus provision होगी तो आपको वो रिवर्स करने की मोहलत इस सर्कुलर में आई है। जो पुराने सर्कुलर में था कि अगर आप स्टैंडर्ड एसेट का ये जो प्रोविज़न करते हो वो एक्सेस भी अगर होता है तो उसको रिवर्स करने की आपको परमिशन नहीं थी। ये क्लॉज इस मास्टर में डिलीट हो गया। गलती से हो गया है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ये डिलीट हो गया है इसका मतलब ये है कि यू कैन नाउ रिवर्स दैट पर्टिकुलर प्रोविज़न। हमारे आयरैक में से जो पुराने मास्टर में जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर सेल ऑफ एसेट्स टू सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की प्रोविज़न के बारे में जो क्लॉजेस थे वो डिलीट हो गए, क्योंकि 24 सितंबर का जो मास्टर आया है ट्रांसफ़र ऑफ लोन एक्सपोजर उसमें वो कवर हो गए हैं। इसलिए इन्होंने ये जो 1 नवंबर का जो सर्कुलर निकाला है उसमें से वो डिलीट हो गए हैं। तो ये है हमारे 1 नवंबर का जो आयरैक का जो सर्कुलर है उसके बारे में छोटे मोटे बदलाव जो हैं जिसका जो आपको ध्यान में रखना है वो उसमें आ गए हैं। मैं अब जाता हूँ वो दूसरा जो सर्कुलर है
जो हम कहते हैं कि 12 नवंबर को रिज़र्व बैंक ने एक क्लैरिफिकेशन IRACP सर्कुलर के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया, और जो क्लैरिफिकेशन सभी लोगों को अप्लीकेबल है, कमर्शियल से लेकर NBFC से लेकर सबको। पहली बार इस क्लैरिफिकेशन से ये जाहिर हो गया है कि जो पहले कहीं दूसरे सर्कुलर में रेफरेंसेस आ रहे थे, जैसे क्रिल का जो सर्कुलर था उसमें वो रेफरेंसेस आ रहे थे, इस बार इसमें वो पूरी तरह से रेफरेंसेस अच्छी तरह से आ गए हैं। वो क्या आ गए हैं कि सबसे पहले ऐसा है कि कुछ बैंक, रिज़र्व बैंक की नज़र में आ रहा था कि कुछ बैंक रीपेमेंट की ड्यू डेट्स जो बोरोस को है वो दे नहीं रहे थे, और इसलिए उन्होंने ये इंसिस्ट कर दिया है कि आपको रीपेमेंट का डेट जो है वो डिक्लेयर करना है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको वो सिस्टम में डेटा फीड करना है और उसके हिसाब से ही आपको उसका NPA का कंपटीशन करना है। वो अगर आप नहीं करोगे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन वायलेशन। सो दैट इज़ वन थिंग दे हैव रीइटरेटेड। Of course, many banks have been following this. So, for the banks which are doing good, they know that they must have the repayment program in their system. और वो रीपेमेंट प्रोग्राम सिस्टम में होने के बावजूद उन्होंने एक जो बदलाव लाया है, वो बदलाव इस तरह का है कि आपको जो बोरोवर है उसको आपको रीपेमेंट प्रोग्राम लिख के देना है। नॉर्मली आप लिखते नहीं थे, नॉर्मली आप टर्म्स जो सैंक्शन करते थे ना उसमें ये लिखते नहीं थे, लेकिन अभी आपको उसका पूरा रीपेमेंट शेड्यूल आपको देना है। ये आप जब सैंक्शन लेटर के साथ शेड्यूल दोगे तो उसका आपको सिग्नेचर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसी क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर के बाद में जो एंड का जो पैराग्राफ है उसमें रिजर्व बैंक ये कह रही है कि आपको NPA, SMA और ये जो कंसेप्ट जो नए नए आए हैं उसके बारे में आपको लिटरेसी कैंपेन करना है, आपको कस्टमर को एजुकेट करना है, आपको ऐड दे के अभी क्या सिस्टम में बदलाव आए हैं या आपको उनको बताना है। जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म आपके पास है, यू हैव टू इंश्योर दैट यू एजुकेट देम। व्हाट इज़ द बेस्ट वे? बेस्ट वे तो अभी आपके पास जितने भी बोरोर्स हैं उनको आप एक खत लिख दीजिएगा कि दीज आर द गाइडलाइंस दैट हैव कम इनटू प्लेस एंड यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। उनको सर्कुलर मत भेजिए, लेकिन उनके लोन अकाउंट में जो परिणाम होने वाले हैं उसके बारे में आप उनको आगाह कर दीजिए। यू मस्ट नोटिफाई देम दैट दीज आर द चेंजेस दैट हैव कम। क्योंकि इसके आगे जो B में वो कहते हैं कि SMA 0, SMA 1, SMA 2 ये जो आपको करना है, ये अगर बोरोर को ही पता नहीं होगा तो आप उसको एग्जीक्यूट करने में आपको तकलीफ़ महसूस होगी। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि आप अगर रीपेमेंट प्रोग्राम देते हो तो कंसेप्ट ऑफ SMA 0, SMA 1, SMA 2 आपको उनको कन्वे करने में कन्वीनियंस होगा, आप आसानी से उनको कन्वे कर सकते हो। लेकिन SMA 0, SMA 1, SMA 2 इसका जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है वो सिंपल है, समझने में आसान है। आपको एक बात पक्की ध्यान में रखनी है, वो ये है कि SMA 0 ये कंसेप्ट जो होगा, जिसको हम कहते हैं कि 30 दिन के अंदर जिसके ओवरड्यूज हैं तो उसको आपको SMA 0 में रखना है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, जो रेगुलर रिपेमेंट करने वाला बंदा है उसको आपको SMA 0 में रखना है, जिसका डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं है। जिस दिन उसका डिफ़ॉल्ट 30 दिन से 60 दिन तक हो जाता है उसको आपको SMA 1 करना है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। इसका मतलब ये है कि इसका एक इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गया है, और 60 दिन के बाद 90 दिन तक उसका अगर ओवरड्यू हो जाता है तो उसको SMA 2 कहेंगे, क्योंकि 90 दिन के बाद तो आपका अकाउंट NPA होने वाला है। अगर इस तरह के सिस्टम आप अप्लाई करेंगे तो आपको SMA 1, SMA 0, SMA 1, SMA 2 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये पता नहीं है कि रिज़र्व बैंक की ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप ऑनलाइन NPA करते हो तो आपको SMA 1, SMA 0, SMA 1, SMA 2 ये भी आपको सिस्टम से कार्व आउट करने हैं। मुझे ये पता नहीं है व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ऑफ योर बैंक एंड हाउ यू आर डूइंग इट, लेकिन आपको याद होगा कि ये NPA के पहले जो रजिस्ट्रार बैंकों में रिटर्न्स मांगते थे, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जो मांगते थे, उनका फोकस वो ओवरड्यूज पे होता था। वो शायद फिर से
वाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस हो गया है, फोकस ऑन ओवरड्यूज, बिकॉज इट इज़ द ओवरड्यूज विच टेक द अकाउंट टुवर्ड्स द पाथ टू एनपीए एंड देन क्रिएटिंग डिफिकल्टीज ऑन रिकवरीज। इसका मतलब ये है कि SMA 0, SMA 1, SMA 2 भी आपको ऑनगोइंग बेसिस पे करने की अनिवार्यता इसमें मुझे लग रही है। अगर किसी का डिफरेंट व्यू है ये क्लैरिफिकेशन का लेटर पढ़ने के बाद तो मुझे बताइएगा। SMA 0, SMA 1, SMA 2 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन सिस्टम, दैट इज़ वन व्हाट आई अंडरस्टैंड। सेकेंडली, जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है उसके बारे में SMA 0 का कंसेप्ट अप्लीकेबल ही नहीं है। वो क्यों अप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि उन्होंने वर्किंग कैपिटल के बारे में ये कहा है कि अगर आपके वर्किंग कैपिटल का अकाउंट कंटिन्यूसली ओवरड्रॉन है इन व्यू ऑफ विज़ाविज़ दी इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और द ड्राइंग पावर, और अगर वो 30 दिन से ऊपर ओवरड्रॉन है तो वो SMA 2 में सीधा आने वाला है। 60 दिन से और 90 दिन तक है तो वो SMA 2 में आ जाएगा और पहला वाला SMA 1 में आ जाएगा। और उन्होंने फोकस जो इसमें रखा है वो आउट ऑफ ऑर्डर कंडीशन जो सिस्टम जनरेटेड आपको आइडेंटिफाई करनी है उसके ऊपर रखा है। और वो ये कहते हैं कि आपका डे एंड प्रोसेस होने के बाद में आपका SMA 0 में SMA 1, SMA 2 इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट्स वो सिस्टम जनरेटेड आपको होना ही चाहिए, हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि SMA हैज़ नाउ कम टू स्टे, SMA हैज़ टू बी जनरेटेड थ्रू सिस्टम्स, जिससे फोकस आपके रिकवरी और एक्शन पे ज़्यादा हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल के बारे में उन्होंने ये कहा है कि आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस के बारे में उन्होंने 2 कंडीशन जो है वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट इज़ दैट अगर 90 दिन के ऊपर CC और OD अकाउंट कंटिन्यूसली ओवरड्रॉन इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर फॉर ओवर 90 डेज, उसको SMA या NPA आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस की डेफिनेशन उन्होंने लागू की है जो शायद पेज 3 पे लिखी है। अगर अकाउंट लिमिट में है लेकिन उसमें क्रेडिट नहीं आ रहे हैं तो वो भी उसको भी आपको आउट ऑफ ऑर्डर करना है, उसको क्लासिफिकेशन इस तरह से करना है। और सबसे बढ़िया बात एक जो आई है जिसके बारे में पूरा सेक्टर गलत तरीके से काम कर रहा था, रिज़र्व बैंक कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से रिज़र्व बैंक ने कई बैंकों को इसके ऊपर तलवारबाजी की है। क्यों की है? कि पुराना सर्कुलर है भाई कि अगर आपका अकाउंट साल में एक बार NPA हो गया और उसके बाद में अगर उसने पैसा भरा और मान के चलो कि मार्च में जाके देयर आर ओनली 2 इंस्टॉलमेंट्स विच आर आउटस्टैंडिंग, तो आप उसको अपग्रेड करते थे। ये गलत था। 2009 के बाद में ये इंस्ट्रक्शन आई है। हमने देखा नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ रिज़र्व बैंक को का देखने का नज़रिया अलग था, लेकिन पिछले 2-3 साल से रिज़र्व बैंक इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और कुछ बड़े बड़े बैंकों को भी उन्होंने झटके दिए हैं। वो झटके इसी हिसाब से दिए हैं कि भाई एक बार, जिसको पॉपुलरली हम लोग कहते हैं कि वंस NPA ऑलवेज एन NPA, इसका मतलब ये है कि साल में एक बार डेली आइडेंटिफिकेशन में बंदे का अकाउंट अगर NPA हो जाता है, इफ द अकाउंट बिकम्स NPA ऑन एनी पर्टिकुलर डेट, द अपग्रेडेशन इज पॉसिबल ओनली इफ यू रिकवर द इंटायर ओवरड्यूज। ऐसा नहीं है कि समझो NPA हो गया और बाद में द फेलो इज हैविंग अ कंटिन्यूअस 1 or 2 इंस्टॉलमेंट्स बैकलॉग, अकाउंट इज नॉट स्टैंडर्ड, अकाउंट इज NPA। और अगर सिस्टम पे ये हो रहा है तो आपको सिस्टम में पता चल जाता है कि भाई ये फलाने बंदे का अकाउंट 15-16 सितंबर को NPA था, तो आपको ये देखना है कि 31 मार्च को अगर आपको उसको अपग्रेड करना है, एक बार NPA हो गया, 31 मार्च को उसको अपग्रेड करना है तो 0 ओवरड्यूज के साथ अपग्रेड कर सकते हो। देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू ऑन दैट एंड यू मस्ट बी केयरफुल while doing this classification. And the most important thing that has come in this clarification is about the consumer education. And Reserve Bank says that SMA, concept of SMA, concept of NPA, ये आपके बोरोस को आप कम्युनिकेट करो। आप जब उनको सैंक्शन लेटर देते हो तो वो सैंक्शन लेटर के साथ में उनको ये डिटेल समझाओ कि भाई ये तुम्हारा ये रीपेमेंट प्रोग्राम है। सब्जेक्ट टू चेंज कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल।
एंड देयर कैन बी अ कंप्लीट चेंज इन द शेड्यूल ऑफ हिज रीपेमेंट। कोई भी सी बेस के सिस्टम हो तो वो आपको अकाउंट खोले बगैर उसका रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, अगर आप मोटा मोटा 3-4 चीज़ें डालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, अमाउंट ऑफ लोन, तो उसका आपको EMI आ जाता है। तो उसका पूरा रीपेमेंट, समझो हाउसिंग लोन आपने 20 साल दिया है तो उसका 20 साल का मंथ वाइज रीपेमेंट क्या होना चाहिए, उसका टेबल आपको मिलता है। मेरा ये मानना है कि ये टेबल अगर आप निकाल के सैंक्शन लेटर के साथ जोड़ते हो और बोरोवर का लेटर देते हो तो आपकी जिम्मेवारी खत्म होती है कि दैट यू हैव इन्फॉर्म्ड द बोरोवर that this is your repayment program. The change is only subject to one thing, and that thing is if there is change in rate of interest made by the bank, if there is a reduction in rate of interest, possibly the borrower is not having an impingement. बोरोवर के अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके रेट अगर बढ़ते हैं, जैसा अभी जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी चल रही है उसमें ऐसा लगता है कि रेट बढ़ेंगे। अगर रेट बढ़ते हैं तो उसका EMI बढ़ता है, तो इन विच केस यू मस्ट हैव अ क्लॉज in the sanction letter that this repayment program is subject to the current rate that is being offered to the borrower. It is likely to change unless you are offering a product on a fixed installment, fixed interest basis. So these are the key things that have come and which you must absorb, follow. अगर इसके बारे में कोई सवाल है, कोई डिफ़िकल्टी है तो ज़रूर पूछिएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट द चेंजेस और द डिविएशंस विच आर देयर, व्हाट इज़ देयर फॉर कमर्शियल बैंक और व्हाट इज़ देयर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। मुझे हर बार लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर मोटा मोटा 2-4 चीज़ें इधर उधर छोड़ दो तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर स्टिल इन अ वे प्रोटेक्टेड। How they are protected, I'll start with one particular point which will enable you to understand how you are protected. आप जानते हैं ना कि डाउटफुल एसेट को जो प्रोविज़न करनी होती है, वो प्रोविज़न अगर डाउटफुल एसेट 1 साल तक है तो आपको 20% प्रोविज़न करनी है, 1 साल से 3 साल तक है तो आपको 30% करनी है, और 3 साल के ऊपर अगर NPA अकाउंट डाउटफुल कैटेगरी में है तो आपको 100% प्रोविज़न आपको करनी है। ये पुराना टेबल है, ये हमारे लिए है। आपको जानकर हैरानी होगी कमर्शियल बैंकों को क्या प्रोविज़न है। कमर्शियल बैंकों को उनकी प्रोविज़न ऐसी है कि 1 साल तक अगर अकाउंट डाउटफुल एसेट कैटेगरी में है तो उनके लिए 25% की प्रोविज़न करना अनिवार्य है। फॉर देम द प्रोविज़न रिक्वायर्ड इज़ 25% एंड फॉर अस इट इज़ 20%। And then from doubtful asset in the bracket of 1 year to 3 years, it is 40% to them. And for urban cooperative banks, it is 30%. And then for over 3 years, 100% both ways. So you should be happy that the Reserve Bank of India is looking to you with a softer stand that you should be properly protected. लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में जो ऑपरेटिव चीज़ें होती हैं जिसमें रिजर्व बैंक शायद ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को भी दे सकती है, क्यों नहीं दिया है पता नहीं है। हमें रिजर्व बैंक से मांगने की आदत पड़ गई है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो फ्रेमवर्क दिया गया है, उसी फ्रेमवर्क में अगर हम काम करते हैं तो शायद हमें इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन टू इनवाइट योर अटेंशन टू टिपिकल डिफरेंस दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड फॉर क्वाइट सम टाइम इज़ दिस। अगर आप किसी वर्किंग कैपिटल लिमिट को एडॉक लिमिट देते हो, 2 महीने के लिए देते हो, जो भी पीरियड हो, उसके बाद में अगर उसका एडॉक लिमिट कंट्रोल में नहीं आता है या वो रिपे नहीं करता है तो आपको 90 दिन के बाद, जो ड्यू डेट है उसके 90 दिन के बाद उसको NPA करना है। एंड फॉर कमर्शियल बैंक्स दिस पीरियड इज 180 days. Why it is so, I don't know, but it is there. For commercial banks it is 180 days. दूसरा DCCO के बारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में कमर्शियल बैंकों को काफ़ी अच्छी रियायतें हैं। उनको एक्सटेंशन करने के लिए रियायतें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को नहीं है। स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 10 करोड़ के ऊपर अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट है तो आपको उसका स्टॉक ऑडिट जो है वो करना ज़रूरी है। फॉर कमर्शियल बैंक्स इट इज़ 5 crores। और सबसे बढ़िया चीज़ आपको मैं बताऊं, सबस्टैंडर्ड एसेट की आप प्रोविज़न किस रेट से करते हो,
you are doing provision at the rate of 10%. Commercial banks are doing it at the rate of 15%. कमर्शियल बैंक को और एक चीज़ है जो हमें नहीं है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं है, वो क्या है? एडिशनल प्रोविजन फॉर द 10% ऑन द अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट। तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि रिज़र्व बैंक ने हमें अलग सर्कुलर निकाला, लेकिन ये जो चीज़ें उन्होंने दी है वो काफ़ी अच्छी है, क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। आपको ये देखना है कि आपको किसी भी हालत में इन गाइडलाइंस का पालन करना है। डू नॉट डिविएट फ्रॉम दिस गाइडलाइंस एंड इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज गाइडलाइंस वेल। अगर आपको कुछ सवाल है, आपको कुछ दिक्कत है, परेशानी है, मेरा मेल आईडी इसमें दिया हुआ है, आप किसी भी चीज़ के बारे में मेल करके पूछ सकते हो। मेरी हैसियत के हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। आपकी जो दुआएं मुझे मिल रही हैं, आप जिस तरह से ये वीडियो शेयर कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू. I will be bringing a lot of good things for the urban cooperative banking sector. The veterans would appear here and they will be talking to you, giving their your views. Normally ये veterans जो है अगर किसी फंक्शन में या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे 20-25 मिनट बात करते हैं, लेकिन मैं इन वेटरन्स को, जैसे सतीश मराठी जी से बात की थी मैंने, गैसासी जी से बात की थी, या एक्स CGM श्री DG काले साहब से बात की थी, उसी तरह से कुछ नामचीन लोग मेरे चैनल पे आएंगे, देखते रहना। एक जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर है जिसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, वो जो प्रोविजनिंग और डिस्क्लोजर नॉर्म्स के बारे में जो बड़ा 80 पन्ने का सर्कुलर आया है, उसके बारे में भी आई विल बी डूइंग अ वीडियो एंड sharing my views on that, so this helps you in compliance. The only thing that we all have to do is that be compliant. Keep watching every Sunday. Thank you so much.